देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BSSS 183 जीवन कौशल की जानकारियां। अगर हम लोग इस बुक की बात करें, ये आप सबका एग्जाम होने भी जा रहा है। ये आपका पूरा पेपर जो होगा मल्टीपल चॉइस में आपका ये एग्जाम करवाया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इग्नू की तरफ से एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, इग्नू की जो डेट शीट है अगर आप लोग देखेंगे तो डेट शीट में एक चीज आपको पता होगा, जैसे अगर आप देखेंगे सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में यानी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें खास तौर से BSS 183 का जो आपका एग्जाम होगा वो OMR सीट पर होगा। मल्टीपल चॉइसेस में आपको क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो? यानी इसमें OMR सीट पर आपको क्या करने पड़ेंगे, गोले भरने पड़ेंगे। तो इस टाइप से आपका क्या है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसको खास तौर से लिखना क्योंकि इसमें आपको कुछ लिखना नहीं रहेगा पेपर में। सबसे पहले हम लोग इसी पर बात बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर में आपको इसमें क्वेश्चन आएगा, उसके 4 आंसर रहेंगे और आंसर में 1 2 3 4 रहता है, उसमें आपको एक राइट बताना रहेगा। और वो एमआर जो सीट आती जिसमें खास तौर से ऐसे जैसे 1 2 जैसे मान लो 4 गोले हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 है भाई, ए सही है तो ये सही है तो पहला गोला भर दिया ऐसे, तो बी सही तो दूसरा भर देते। तो इसी प्रकार से पूरा पेपर OMR सीट पर होगा जो आपका एग्जाम होगा B183 का जो एग्जाम होगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या रही, एक चीज बताऊं, खास तौर से याद रखिएगा इसमें जो आपको तैयारी करनी थोड़ा दूसरे तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि मल्टीपल क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। तो जो मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन यहां से बताऊंगा और बोलूंगा उन्हीं को आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ करके जाना है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा इस क्लास को, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इन सारे पेपरों में क्या हो बैक आ सकती भाई। दूसरी बात एक चीज और बता देता हूँ, पहली बार इस बुक का एग्जाम होने जा रहा है। अभी तक इस पेपर का इस सब्जेक्ट का कोई एग्जाम नहीं हुआ, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो आपका क्या रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखिएगा सार्वजनिक मानवीय मूल्य। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी भाई मेरे जो सार्वजनिक मूल्य होते हैं कौन कौन से मूल्य होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज रखिएगा, मानवीय मूल्य जैसे मानवीय मूल्य जैसा कि निकोलाई हार्टमैन यानी 1967 द्वारा चर्चा की गई है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता, समझ रहे हो? जैसे मानवीय मूल्य जैसे निकोलाई हार्टमैन द्वारा क्या कही गई थी, 96 यानी मानवीय मूल्यों पर सबसे पहले कह सकते भाई निकोलाई जॉन हिटमैन थे। 1967 में इन्होंने क्या की थी, इसकी इन्होंने चर्चा की थी। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। दूसरा देखिएगा आप लोग इसमें क्या है, मानवीय मूल्यों को समझना। हम लोग मानवीय मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं, उसके कौन कौन से चीजें हैं। जैसे अगर आप देखें मानवीय मूल्यों को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, संस्कृति और समाज के प्रभाव से। ठीक है, मानवीय मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं, पहला पॉइंट क्या बनेगा आपका, संस्कृति और समाज के प्रभाव से। दूसरा आपका बनेगा परिवार और पोषण के जरिए हम मानवीय मूल्यों को समझ सकते हैं। अरे भाई सिंपल सा कहने का मतलब है, मानवीय मूल्यों को अगर किसी को समझाना तो आदमी कैसे समझ सकता है भाई, हम अपने कल्चर के द्वारा समझ सकते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए समझ सकते हैं, ठीक है, परिवार और पोषण के जरिए समझ सकते हैं, औपचारिक जो संस्थाएं हैं जैसे शिक्षा है, इन सब की जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मानवीय मूल्यों को समझ सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और अंतर क्रिया के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति के जरिए समझ सकते हैं, धर्म और आध्यात्मिकता के जरिए समझ सकते हैं, और लास्ट रहेगा विकास और जीवन कारक के जरिए। अब जैसे एक बताऊं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मान लो आप लोग एग्जाम देने गए तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, मानवीय मूल्यों को हम लोग कैसे समझते हैं, समझ रहे हो? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, मानवीय मूल्यों को हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे उसने पूछ लिया तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो जैसे मान लो उसमें अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें ये जो जितने ऑप्शन मैंने आपको बताए, जैसे मानवीय मूल्यों को हम लोग कैसे समझते हैं, संस्कृति और समाज के प्रभाव के, दूसरा मैंने आपको बताया परिवार और पोषण के प्रभाव के जरिए हम मानवीय मूल्य समझते हैं, तीसरा मैंने आपको बताया औपचारिक संस्थाएं और शिक्षा के जरिए हम लोग मानवीय मूल्यों को समझते हैं, और अगला हमने बताया था व्यक्तिगत अनुभव और अंतर क्रिया के जरिए मानवीय मूल्यों को समझते हैं, मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति के जरिए हम लोग मानवीय मूल्यों को समझते हैं, धर्म और आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता के जरिए मानवीय मूल्यों को समझा जाता है,
विकास और जैविक कारक ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम लोग मानवीय मूल्यों को समझ सकते हैं। तो समझ रहे हो, क्योंकि इसमें कोई भी आपको लिखने का क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है, सारा आना है मल्टीपल में। तो मल्टीपल में क्वेश्चन इसी टाइप से इग्नू में बनेंगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देखिएगा। अगला देखिएगा, अगला हमारा इसमें क्या रहेगा, देखिएगा, व्यक्तिगत से सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य तक मानवीय मूल्य, यानी जो मानवीय मूल्य होते हैं व्यक्तिगत से होते हैं भाई सार्वभौमिक, यानी हो सकता है जो मानवीय मूल्य होते हैं वो एक इंसान से शुरू होकर के ऐसा हो सकता है कि शायद वो मूल्य हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, यही बात कह रहा। तो भाई व्यक्तिगत से सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य तक मानवीय अगर हम मूल्यों की बात करें तो देखो जैसे इसने बताया ना कि इन सत्यों ने पहचान शाश्वत सत्य के रूप में की गई है। भाई सत्य, सत्य निम्न अनुसार सत्य क्या है, जीवन, जो जीवन है दुखों और कष्टों और वेदनाओं आदि से रहित नहीं है। जैसे दुनिया में शाश्वत सत्य क्या है, अब जैसे एग्जाम में पेपर पूछ लेगा शाश्वत सत्य के रूप में पहचान किसकी की गई है, समझ रहे हो, सत्य की पहचान शाश्वत सत्य के रूप में की गई है। अब जैसे एग्जाम में पूछ लेगा ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई सत्य की पहचान किस किस रूप में की गई, जैसे शाश्वत सत्य क्या है और सत्य की पहचान कैसे, देखो शाश्वत सत्य में जैसे बताया जीवन, जीवन जो है दुखों कष्टों और वेदनाओं से रहित नहीं है, वेदनाओं और कष्टों का एक कारण होता है, किसी व्यक्ति को जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है उन्हें समाप्त किया जा सकता है, कई ऐसे कई तरीके और साधन है जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कष्टों को दूर किया जा सकता है। देखो यहाँ पर जो, ठीक है, इसके जरिए आप लोग इसको क्या सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस का ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भाई आपको क्या रखना है, जैसे इन सत्यों की पहचान शाश्वत सत्य के रूप में की, जैसे इसने क्या बताया, जीवन कष्टों, जीवन दुखों और कष्टों वेदनाओं से रहित नहीं है, वेदनाओं और कष्टों का एक कारण होता है, किसी व्यक्ति को जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है उन्हें समाप्त किया जा सकता है, ऐसे कई तरीके साधन है जिनके माध्यम से जीवन में दर्दों और कष्टों को दूर किया जा सकता है। तो इसको इन्होंने बता रखा है, ठीक है, तो आप उसको याद रखना। और एक चीज आपको और यहाँ पर याद रखनी मैं आपको बता देता हूं, धर्म की व्याख्या चीजों के एक एक रख रखाव के रूप में की गई है। और धर्म में अगर आप देखेंगे तो मोक्ष, कर्म और मुक्ति की बात की गई है। किसमें बात की गई है, धर्म में किन तीन चीजों की बात की है। धर्म में अगर बात हूं, जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया भाई धर्म में किस चीजों की बात की है, तो धर्म जो है मोक्ष की बात करता है, कर्म की बात करता है और मुक्ति की बात करता है। एक कौन बात करता है भाई, धर्म बात करता है। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। और बौद्ध धर्म से जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग पूछेगा। क्या पूछेगा आपके एग्जाम में, बौद्ध धर्म जो है उसका अष्टांगी मार्ग, यानी अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं। अष्टांगी मार्ग क्या है, जो व्यक्ति को संतुलित और जीवन और सुखों को जीने में मदद करता है। तो भाई मेरे बौद्ध धर्म के कह सकते हो कि अष्टांगी मार्ग कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना। 8 मार्ग पता होने चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है अष्टांगी मार्ग। तो अष्टांगी मार्ग जैसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा अष्टांगी मार्ग है, या कई बार आपके एग्जाम में आ सकता है इनमें से कौन सा अष्टांगी मार्ग नहीं है। तो जैसे अष्टांगी मार्ग कौन कौन से बता रखे, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक विजयम, ठीक है, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या है, ये 8 जो ये मैंने आपको चीजें बताई, इसी को क्या बोला जाता है, अष्टांगी मार्ग। और अष्टांगी मार्ग से क्या हो सकता है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लोग कहां से पूछ सकते हैं, अष्टांगी मार्ग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको 8 मार्ग पता होना चाहिए। और जब पेपर में क्वेश्चन पूछता ना, तो जैसे कई बार पूछेगा कि निम्नलिखित में से अष्टांगी मार्ग कौन सा है, और कई बार ऐसे पूछेगा इनमें से अष्टांगी मार्ग कौन सा नहीं है। तो यानी आपको 8 मार्ग पता होने चाहिए, अभी तो आप लोग बता पाएंगे, नहीं तो कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो जहां जहां से मल्टीपल एग्जाम में बन सकता हो, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। देखो कुछ मानवीय मूल्य जिन्हें सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन यहां से आपको बन सकता है, क्या पूछ सकता है कि ऐसे मानवीय, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे इसमें, देखिए क्या है,
ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको देखिएगा क्या है, दिन प्रतिदिन जीवन के निर्णयों को निर्धारित करने वाले मानवीय मूल्य। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भाई मेरे दिन प्रतिदिन जीवन के जो हमारे निर्णय होते हैं उनको निर्धारित करने वाले कौन कौन से मूल्य होते हैं। सबसे पहला होता है भाई प्राथमिकता के आधार पर हम जीवन के निर्णय को डिसाइड करते हैं। दूसरा आचार के कारण, यानी हमारा जो आचार व्यवहार होता है उसके कारण हम लोग क्या करते हैं भाई कह सकते हैं दिन प्रतिदिन के निर्णय को निर्धारित करते हैं। तीसरा है उद्देश्य निर्धारण करना, यानी हमें अगर किसी प्रकार का कोई उद्देश्य उसके लिए करते हैं। चौथा है रिश्ते और अंतरक्रिया, क्या है, रिश्ते और अंतरक्रिया। पांचवा है व्यक्तिगत कल्याण के लिए, यानी इन चीजों के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है। छठा है दीर्घकालिक प्रभाव के लिए, ठीक है। सातवां है आत्मचिंतन और जागरूकता के लिए। तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जीवन के निर्णयों को निर्धारित करने वाले मानवीय मूल्यों को मैंने कौन कौन से बताया। पहले मैंने बताया प्राथमिकता, दूसरा मैंने आपको बताया आचार, तीसरा बताया उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है। चौथा बताया रिश्ते और अंतरक्रिया, पांचवा मैंने आपको बताया व्यक्तिगत कल्याण, छठा हमारा है दीर्घकालिक प्रभाव और सातवां हमारा है आत्मचिंतन व आत्म जागरूकता। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जहां से हम पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए गया है मानवीय मूल्यों के स्तंभ। भाई जो मानवीय मूल्य होते हैं उनके कौन कौन से स्तंभों की हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानवीय मूल्यों में कुछ बुनियादी बातें हैं जो किसी भी समाज के लिए संतुलन में स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। तो भाई मानवीय मूल्यों की बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं, मानवीय जो मूल्य होते हैं उसकी बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं। पहला है सत्य, दूसरा है कह सकते यानी ख है प्रेम, तीसरा है शांति, चौथा है अहिंसा और पांचवा है सदाचारी आचरण। समझ रहे हो, ये क्या है, मानवीय मूल्यों के स्तंभ हैं या मानवीय मूल्यों की क्या है, बुनियादी बातें हैं। यानी जो हमारे मानवीय मूल्य होते हैं उसमें आप लोग कह सकते हैं कि 5 चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और 5 चीजें मैंने आपको बताया है, जैसे सत्य है, प्रेम है, शांति है, ठीक है। मैं क्या बताया, जैसे सत्य है, प्रेम है, शांति है और अहिंसा है और सदाचारी आचरण। ये आपको कहां पर भी मानवीय मूल्यों के स्तंभ में ये सारी चीजें होती ही होती हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा, ये भी यहाँ से देख सकते हैं, मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता, यानी जो मानवीय मूल्य होते हैं कितने प्रासंगिक होते हैं और उनकी प्रासंगिकता कितनी होती है। तो प्रासंगिकता पर क्या बताया है कि पिछले अनुभव पर विमर्श करना, नैतिक निर्णय लेना, ठीक है, अंतरक्रिया को गढ़ना, ठीक है, या व्यक्तिगत विकास, पहचान, ठीक है, कल्याण, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता क्या, देखिएगा। तो मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता में हम लोगों ने क्या बात किया, मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता में भाई मेरे क्या क्या है, जैसे पिछले अनुभव पर विमर्श होता है, ठीक है। दूसरा नैतिक निर्णय होता है, तीसरा होता अंतरक्रिया को गढ़ना, पांचवा होता व्यक्तिगत विकास, छठा होता हम लोग कह सकते पहचान, सातवां होता है कल्याण, ठीक है। ये 7 चीजें क्या होती मानवीय मूल्यों में आती हैं। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोगों तो यहाँ पर करना ही होगा, ठीक है। देखिएगा अब चलिएगा हमारा दूसरा चैप्टर जो रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर क्या रहेगा भाई मेरे, देखिएगा कानूनी जागरूकता, ठीक है। तो कानून के प्रति हमारी जो जागरूकता, जैसे संपत्ति का हस्तांतरण, ठीक है, वैवाहिक विवादों और विरासत अधिकार, ठीक है, दंडनीय कार्रवाई। तो कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं और उनके प्रति हम लोग यहाँ पर जागरूकता की हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जो आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस चैप्टर से भी काफी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संपत्ति का हस्तांतरण। क्या कर रहे हैं, जब कोई जीवित व्यक्ति किसी संपत्ति में अपने कानूनी अधिकार, हक या हित को वर्तमान या भविष्य विचार के लिए एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को हस्तांतरित करता है
तो इस संपत्ति को हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। जैसे कहने मान लें, जैसे मान लीजिए भाई आपके पास कोई संपत्ति है, ठीक है, और उस संपत्ति को आपके पास जो संपत्ति आप कानूनी तौर से अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं या कुछ व्यक्तियों को दे देते हैं तो इसी को बोला जाता है संपत्ति का हस्तांतरण। समझ रहे हो? हम लोग इसको क्या कहते हैं? संपत्ति का हस्तांतरण। ऐसे सभी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 द्वारा शासित होते हैं। यानी जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम कब बना था याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यहां से, ठीक है। क्या है? सव्यवहार संपत्ति अंतरण अधिनियम कब बनाया गया था? 1882 में बना था। तो यहां से एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए क्या है, विक्रय के लिए करार। जैसे अगर हमारी किसी चीज को बेचना होता है उसके लिए हम क्या करते भाई? करार करते। अगर आपको कोई चीज बेचनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? करार होता है, और इसके लिए हम ये करार करते हैं। दूसरा है विक्रय विलेख, यानी सेल डीड। सेल डीड मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग खास तौर से रजिस्ट्री बोलते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज बेचनी होगी तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? उसका विक्रय विलेख यानी सेल डीड जिसको बोला जाता है। एक कानूनी दस्तावेज होता है जो विक्रेता से खरीदार को संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण को दर्शाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आप उसकी क्या बनवाएंगे? आप उसका एक सेल डीड बनवाएंगे, आप उसकी एक रजिस्ट्री बनवाएंगे, जिसके जरिए पता चलता कि आपने अपनी संपत्ति या आपका जो स्वामित्व था यानी आपका जो मालिकाना हक था आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है, ठीक है। इसी को हम विक्रय विलेख कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई विक्रय विलेख होता है जिसमें जिसको आप विक्रेता यानी कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है, उसका नाम, आयु, पता, संपत्ति कितनी बेची जा रही, खरीदी जा रही है, इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है वह विक्रय विलेख यानी सेल डीड यानी रजिस्ट्री में सारी चीजें क्या है की जाती है, हम लोग करते हैं। अगला है उपहार विलेख यानी गिफ्ट डीड। जैसे कई बार होता सेल डीड मतलब आपने पैसे दे करके खरीदा है। गिफ्ट डीड का मतलब होता है जैसे आप किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, गिफ्ट भी होता ना। जैसे यहाँ पर एक चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, उपहार विलेख संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1982 भी है। क्या नाम इसका है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? उपहार विलेख भी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम कब बना था? ये बना था 1882 में भी है। इसको आपको क्या याद रखने की जरूरत है। अगला हम लोग बात करें वसीहत। एक चीज होती है भैया वसीहत। वसीहत खास तौर से जैसे मान लिया अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तो अपने जिंदा रहते हुए कुछ लोगों को जब संपत्ति देकर के चला जाता है और कहता है जब वो नहीं रहेंगे तो संपत्ति किस किस को व्यक्ति को मिलेगी, उसी को बोला जाता है वसीहत। वसीहत क्या होती? वसीहत एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा एक स्वस्थ और सुव्यवस्थित व्यक्ति दो गवाहों की उपस्थिति में अपनी मृत्यु के बाद अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को बीच वितरित की जाने वाली स्वयं अर्जित चल अचल संपत्ति के संबंध में अपने इरादे की घोषणा करता है। वसीयत बनाने वाले वसीयतकर्ता या टैटर या होते हैं। जब कोई जीवित व्यक्ति रहता है तब तक वसीयत जाने वाली संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वसीयत के लाभार्थियों को एक प्रकार से ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ होता है। जैसे मान लो वसीयत पता कैसे बनती है? जैसे मान लो अभी आप अभी जिंदा है, ठीक है, और आप जी रहे हैं और आपके मान लीजिए 2 लड़के हैं, ठीक है, तो लड़कों को अगर आपको संपत्ति देनी है तो आपको क्या करना, एक वसीयत बनवा देनी है और वसीयत के अनुसार जिस दिन आप नहीं रहेंगे, जिस दिन आप मरेंगे, तो आपकी वसीयत में जो लिखा रहेगा उसी के अनुसार आपको बच्चों की जो संपत्ति है वो मिल जाएगी। उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? वसीयत कहा जाता है। एक है त्याग विलेख। त्याग विलेख का मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को त्याग देता है या छोड़ देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? त्याग विलेख, ठीक है। जैसे आपने कोई संपत्ति आपके पास थी तो आपने उसको छोड़ दिया। अगला है सुधारण मुक्तनामा, यानी जैसे खास तौर से अगर हमने कुछ बनवा रखा है, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, मान लिया आपने कोई रजिस्ट्री तैयार करवा रखी है तो उसमें उसको हम लोग बात करें जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक कानूनी वैध दस्तावेज जिसके द्वारा निष्पादक किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति या सामान्य मामले की देखभाल का प्रबंधन के लिए कानूनी प्रतिनिधि एजेंट के रूप में अपनी ओर से कार्य के लिए अधिकृत करता है। जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना,
जर्नल पावर ऑफ अटर्नी, यानी किसी को देते भाई तुम थोड़ी समय के लिए किसी चीज की देख रेख करो, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय 11 अक्टूबर 2001 को सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपने फैसले में निर्णय दिया कि मुख्तारनामा के नाम पर की गई अचल संपत्ति की बिक्री सा व्यवहार कानूनी वैधता नहीं होगी और अचल संपत्ति केवल रजिस्ट्री बिक्री विलेख के माध्यम से ही बेचा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया था। साथ में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या बताया था, एक अपवाद के मामले में जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं इसको मार्किंग भी कर दे रहा हूँ। देखो, एक अपवाद के मामले में भारत सरकार ने अपने अधिनियम अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के लिए अधिनियम 2019 में 24 मार्च 2008 को इसको मुख्तारनामा के आधार पर दिया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग बात करेंगे वैवाहिक विवाद और भरण पोषण अधिकार क्या होता है। क्या वैवाहिक यानी शादी विवाह होने के बाद जो लड़ाई झगड़े होते हैं और बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं तो उनको लेकर के भैया उनका देखभाल कौन करेगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा, इन चीजों को लेकर के जो कानून बने हैं और जो अधिकार इस देश में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवैक्स बच्चों की अभिरक्षा संरक्षक प्रतिपल अधिनियम कब बना था, 1890 में। क्या बना है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइडेंस एंड वार्ड एक्ट 1890 19। ठीक है, दूसरा एक चीज और बना है हिंदू, एक प्रकार से कह सकते हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप यानी संरक्षा अधिनियम कब बना था, 1956 में। कब बना है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 बना। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है हिंदू अपृतता और संरक्षक अधिनियम 1956। साथ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है अवैक्स बच्चों का अभिरक्षा जिसको बोला जाता है संरक्षक प्रतिलाप अधिनियम 1890। तो यहां से क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि बच्चे को माता पिता में से किसी एक के पक्ष में देखरेख के लिए अभिरक्ष देता है जब तक बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। भाई जब तक बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर रहा तब तक माता पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, उसका यानी देखभाल करेगा। अभिरक्षा के संबंध में निर्णय लेते समय केवल बच्चे के कल्याण को ही सर्वोच्च विचार। भाई यानी बच्चे को कौन पालेगा, इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन अच्छे से पाल सकता है, उसी व्यक्ति को क्या बच्चे दिए जाएंगे, इसको बताएं। अब देखेंगे घरेलू हिंसा को लेकर के क्या बना है। जैसे आप सबको पता है घरेलू हिंसा को लेकर के हमारे देश में जो कानून बना है वो 2005 में बना था। कब बना था, 2005। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना, 2005 में बना है। ठीक है, अब घरेलू हिंसा में जैसे मान लीजिए पीड़ित महिला घरेलू हिंसा, जैसे अब घरेलू हिंसा क्या है, जैसे शारीरिक शोषण घरेलू हिंसा है, यौन शोषण घरेलू हिंसा है, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के साथ ही आर्थिक शोषण के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालती स्थान का दरवाजा खटखटा सकती है। यानी घरेलू हिंसा में क्या किया जा सकता है कि जो मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ पर जाकर के अर्जी लगाई सकता है कि इसमें घरेलू हिंसा में अगर हम लोग बात करें। ठीक है, और घरेलू हिंसा कानून कब बना था, 2005 में। इसको याद, क्योंकि मल्टीपल में जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना इसी प्रकार से पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं आने वाले, लॉन्ग तो आएगा नहीं। ठीक है, ये सारा मल्टीपल में ही आना है। तो मल्टीपल के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि कहां से पूछ सकते हैं लोग ज्यादातर। अब हम लोग बात करेंगे तलाक को लेकर के। तलाक को लेकर के यहां से याद रखिएगा जो कानून पूछा जा सकता है। देखिएगा ईसाई भारतीय तलाक अधिनियम यानी 1800। ठीक है, ठीक है। दूसरा यहां याद रखिए, दूसरा क्या है, हिंदू बौद्ध सिख और जैन हिंदू विवाह अधिनियम। यानी भारत में जो मैरिज एक्ट बना कौन कौन सा, हिंदू मैरिज एक्ट भी कह सकते हो इसको। दूसरा बौद्ध सिख जैन जो मैरिज एक्ट कब बना था, 1955 में बना है। कब बना है, यानी हिंदू बौद्ध सिख और जैन का जो मैरिज एक्ट बना वह कब बना था भाई मेरे, 1955 में बना था। जैसे बता रहे ना हिंदू बौद्ध सिख जैन विवाह अधिनियम कब बना, 1955 में बना। ठीक है, और ईसाई भारतीय तलाक अधिनियम कब बना ना, यानी
1869 को बना था। कब बना था? 1869 को, यानी 1869 को बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब बना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब बना? 1936 द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, ये बना है 1936। कौन सा? पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब बना है? सॉरी 1936 है भाई। ठीक है, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब बनाया गया? 1936 में बना। ठीक है, यहां से पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अंतर सामुदायिक विवाह विशेष, यानी अंतर विवाह यानी अंतर सामुदायिक विवाह विशेष विवाह अधिनियम कब बना? 1956 में भंग किए गए हैं। ठीक है, ये यहां से पूछ सकता है, जहां जहां से आ सकता हूं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो तो आपको करके जाना। ठीक है, अगला देखिएगा, भरण पोषण कानून क्या है? ठीक है, तो भरण पोषण कानून को लेकर के क्या बना? अगर आप देखेंगे तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना है। और देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में बना। याद रखिएगा, क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में बना है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 है। क्या? हिंदू दत्तक, ये भी याद रखिएगा। क्या? जैसे मैंने आपको 2-3 बताया। पहला क्या बताया? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा आपका क्या इंपॉर्टेंट है? हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 है। घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 है। साथ में एक चीज और बना, यहाँ पर कानून बनाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में बना। वरिष्ठ नागरिक मतलब यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जो बूढ़े लोग हो चुके हैं, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम कब बनाया गया था? इसको आप लोग कह सकते हैं 2007 में बना। कब बना है? इसको 2007 में बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जहां जहां से मल्टीपल आ सकते हैं और जहां जहां से मल्टीपल पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत एक वरिष्ठ नागरिक ने जो अपनी कमाई से अपने स्वामित्व वाली संपत्ति का भरण पोषण करने में असमर्थ है, वह अपने बच्चों से भरण पोषण मांगने का हकदार होगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वह अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, तो अपने बच्चों से अपने भरण पोषण के लिए क्या कर सकता है? हक मांग सकता है। इसके लिए 2018 में इसमें संशोधन किया गया है। दामाद और बहू भी अपने सास ससुर का भरण पोषण करने वाले की सूची में शामिल किए गए हैं। यानी अगर बेटा नहीं तो दामाद जो होगा वो क्या करेगा? अपने सास ससुर का क्या करेगा? भरण पोषण के लिए उसके लिए क्या बनाया गया? 2018 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें रखा गया है कि दामाद जो होगा वो भी क्या करेगा? उनको ससुर को भरण पोषण के लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, इसको लेकर के नया अधिनियम बनाएगा। ठीक है, अगला क्या है? विरासत अधिकार अधिनियम। क्या? विरासत को लेकर के जो बनाया गया। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1925 का है। ठीक है, जिसको हम विरासत भी कहते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1925 में। मुसलमानों के अलावा सभी धर्म के लोग जो हैं वो कह सकते हैं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में आते हैं। ठीक है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके। ठीक है, एक अपवाद के रूप में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 मुसलमानों पर वसीयत अधिकार में भी लागू है यदि संपत्ति बॉम्बे या कलकत्ता या मद्रास में है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? निर्वासित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1925 में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। और अगर आप देखेंगे उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, जैसे मैंने आपको ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे जो बनाए गए इसको याद रखना। कहां कहां से पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मुस्लिम कानून 2 प्रकार के कानूनी उत्तराधिकार की मान्यता देता है, अर्थात हिस्सेदारी और अपशिष्ट। इससे पहले वह उत्तराधिकारी है जो मृतक की संपत्ति में निश्चित हकदार रहेंगे, जैसे यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है, एक बना है मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम कब बना? 1937 में बना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे क्या पूछेगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ एक कब बना? यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत अधिनियम कब बना? 1987 में, सॉरी
1937 है भाई, ठीक है, 37 से थोड़ा मुझे लग रहा था 87, ठीक है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत अधिनियम कब बना है? 1937 में बनाया गया, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। ये आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, आने के चांसेस जिनके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला देखिएगा, दंडनिक कार्रवाई को समझना, यानी दंडनिक, जैसे FIR जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, जिसको खास तौर से अगर कोई घटना घट जाती है अगर आपके साथ, तो पहली बार आप जब पुलिस में कंप्लेन करते हैं तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, या उसी को हम लोग क्या करते हैं, FIR के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। और FIR में तारीख, समय, स्थान, घटना और विवरण और इसमें शामिल व्यक्तियों को लिखा जाता है, जिसे हम भारतीय दंड संहिता यानी IPC में बताए गए अपराधों को इसमें हम लोग क्या करते हैं, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा FIR जो लिखाई जाती है। अब हिरासत और कानूनी, हिरासत और जमानत की मंजूरी को लेकर के क्या बनाया गया इसमें देखिएगा, जिसमें पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। तो यहां से पूछ सकता भाई पुलिस को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत है, तो जैसे यहाँ पर बताया ना 24 घंटे के अंदर ना, तो क्या बताया रहा कि भाई पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या है, स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, पेश करने के लिए क्या है, जरूरी है, पेश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पुलिस द्वारा अंतरिम रिपोर्ट का और चालान 60 दिनों से पहले दायर करना है, यानी पुलिस जो है 60 दिन से पहले क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।